हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले मैं एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस की, वो थी बेसिक लेवल की। आज की जो वीडियो है वो एडवांस लेवल की है। एडवांस लेवल का अधिकांशतः पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, आपको न्यूज़पेपर में कहीं पे भी या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, उसमें अक्सर आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ मिलता है, ठीक है। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के 7 प्रकार के जो यूजेस थे वो मैं उससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या लर्न इंग्लिश विद ASJ करके अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, यूज मतलब प्रयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो इसमें जो 8th रूल है, जो ये सब रूल हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8th जो रूल है उसमें देखते हैं क्या है। कुड, माइट, वुड मूलतः पास्ट टेंस में है, पर इनसे प्रेजेंट टाइम का पता भी चलता है रिक्वेस्ट के लिए। अब देखो, कुड, माइट और वुड मॉडल वर्ब्स हैं। अगर आपने मेरी मॉडल वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। तो कुड, माइट और वुड ये तीनों जो है कैन, में, ये कैन का पास्ट है, ये मे का पास्ट है और ये विल का पास्ट होता है, जैसे कि आपको पता भी है। अब ये पास्ट टेंस में यूज होती है, ठीक है। तो इसको जो है इसलिए बोलते हैं टाइम और टेंस में डिफरेंस ये है कि ये जो वर्ब है, कुड है, माइट है, भले ही पास्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन इनसे प्रेजेंट टाइम का भी पता चलता है, वर्तमान समय के बारे में भी पता चलता है। और जब वर्तमान में कोई रिक्वेस्ट करनी होती है हमें, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, कुड का करते हैं, माइट का करते हैं, वुड का करते हैं। अब देख, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, मतलब कुड, माइट और वुड पास्ट टेंस की वर्ब है, लेकिन टाइम बताती है प्रेजेंट का जब रिक्वेस्ट इसमें की जाती है। अब देखो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन वर्ब कौन सी यूज हो रही है, पास्ट की, कुड। कैन की पास्ट फॉर्म कुड यूज हो रही है प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए, ठीक है। तो इन वर्ब का यूज हम प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए भी करते हैं, भले ही इनकी फॉर्म क्या है, पास्ट है। तो कुड यू आई यूज योर पेन, तो कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आपको खिड़की बंद करने से बुरा तो नहीं लगेगा। अब आप किसी को बोलते हैं, आप बस में बैठ रखे हैं, ठीक है, और आपको हवा आ रही खिड़की से और आपके बगल में कोई और बैठ रखा है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई खिड़की मैं बंद कर रहा हूँ, आपको आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानोगे, क्लोजिंग द विंडो, खिड़की को बंद करना, ठीक है। तो खिड़की को बंद करने से आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं वुड यू माइंड। वुड यू माइंड मतलब क्या आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इसमें नेगेटिव भाव छुपा रहता है, ठीक है। तो वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्लोजिंग द विंडो, क्या नहीं लगेगा बुरा, विंडो को क्लोज करना। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो क्या मैं आपको कल मिल सकता हूं, यहाँ पे भी क्या एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी यूज होता है और माइट का यूज भी होता है, ठीक है। तो माइट आई सी यू टुमारो, तो क्या सी का मतलब केवल देखना नहीं होता है, मिलना भी होता है, ठीक है। तो माइट आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपको कल मिल सकता हूँ। आप यहाँ पे कुड आई सी यू टुमारो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नाइन्थ जो यूज है किसका, सिंपल पास्ट टेंस का जो नाइन्थ यूज है वो हम देखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में वुड से फ्यूचर टाइम का बोध होता है, यद्यपि यह पास्ट टेंस में है। अब देखो, टेंस जो है ये होता है कि अगर पास्ट टेंस है तो जरूरी नहीं कि वो पास्ट की टाइम की ही बात करेगा, वो फ्यूचर के टाइम को भी बता सकता है। अब कैसे बताते हैं यहाँ पे समझेंगे हम। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन अगर आपने नहीं पढ़ रखा, अगर पढ़ रखा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो उसको भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन में
इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जब किसी वक्ता की बात को हम अपनी बात में बोलते हैं। जैसे वह इस उसने कहा वह घर जाएगी, हमने कहा कि भाई इस उसने कहा कि वह घर जाएगी, ठीक है, हमने अपने शब्दों में उसकी बात को बोल दिया। इसमें जो फर्क होता है वो ये होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया गया होता है बात को, वक्ता की बात को बताने के लिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी बात को रखा गया है और उससे पहले एक कॉमा करके ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि उसने ऐसा कहा, उसने कहा, ये कहा, ठीक है, तो वो समझ आएगी डायरेक्ट स्पीच है। अगर डायरेक्ट स्पीच नहीं है, की का यूज हो रखा है और सीधे पूर्ण विराम है, कोई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ नहीं है, तो वो समझो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में वुड से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अब देखो वुड क्या है, पास्ट टेंस की वर्ब है, ठीक है, विल की पास्ट फॉर्म है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इससे किसका पता लगता है, फ्यूचर टाइम का। तो वुड हमें प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट के साथ साथ पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है और फ्यूचर के बारे में भी बताता है। तो सी सेड एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने कहा वह घर जाएगी। अब ये किसमें है, ये है डायरेक्ट स्पीच। क्या कैसे पता लगा, क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ रहता है उसको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को माना जाता है, ठीक है, बोलते हैं, वो होता ही है। तो सी सेड उसने कहा, कहा है चूंकि तो ये पास्ट टेंस है, सी सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि सी विल गो टू होम, कि वो घर जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर हम देखो यहाँ पे तो विल का यूज है कि वह घर जाएगी, लेकिन अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ये तो डायरेक्ट में है, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसने कहा कि वह घर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गागेगी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है वुड का, ठीक है, तो भविष्य के बारे में बता रहा है। सी सेड उसने कहा, दैट मतलब कि सी वुड गो होम। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि अरे वुड का मतलब क्या होगा, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं हो रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे गागेगी ही होता है, विल गो ही इसका मतलब है, सी वुड गो का मतलब कि वो घर जाएगी, ठीक है, उसने कहा कि वह घर जाएगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का यूज फ्यूचर टाइम को बताने के लिए किया जाता है। ये देखो, इसका एक एग्जाम्पल शायद और होगा, अभी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुड गो का मतलब क्या है, विल गो, जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई पास्ट टाइम नहीं है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे रेड बटन पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने में जो ऑप्शन आएगा उसमें ऑल को क्लिक कीजिए, ऑल सबसे ऊपर रहता है, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अब चलते हैं 10th रूल की तरफ। जो 10th रूल है सिंपल पास्ट टेंस के यूज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो इसका जो 10th यूज है वो है इन कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस। कंडीशनल टाइप होते हैं, 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें यदि का यूज होता है, कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि ऐसा होता तो वैसा हो चुका होता। इस प्रकार के 3 प्रकार के कंडीशनल टाइप सेंटेंस होता है। तो कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस में जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, उसको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये होता तो वो होता। तो आपने ये ध्यान देना है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये होगा, 2 प्रकार के क्लॉजेज होंगे और आपस में इस प्रकार से जुड़े होंगे कि भाव को बताने के लिए जो इफ वाला सेंटेंस होगा, इफ वाला क्लॉज होगा, उसमें कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। अब देखिए कैसा होगा, तो वो क्या होगा, देखिए, अगर ये होता, तो आपने देखना केवल ये है, ये देखना है, दोनों के लास्ट में ये होगा कि अगर तुम मेरे घर आते तो मैं आपके साथ जाता, अगर वो स्कूल आता तो वो पढ़ाई करता। कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। अब देखो इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तो हिंदी में इसकी पहचान देख ली आपने, ठीक है। ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, दूसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, शर्त सूचक वाक्य, जहां पे शर्त बता रही है कि अगर ये होगा तो ही वो होगा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ आता है, इफ का मतलब अगर या यदि, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इफ क्लॉज में,
और उसके बाद आएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और जो दूसरी क्लोज होगी उसको बोलते हैं मेन क्लोज। ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई ना, इसको बोलते हैं मेन क्लोज। मेन क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वुड आएगा। देखो सब्जेक्ट के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वुड आएगा, या कुड भी आ सकता है, या माइट भी आ सकता है, लेकिन कैन वगैरह नहीं आएगा, कैन में, ठीक है, विल। तो सब्जेक्ट के बाद वुड आ गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब भी कोई भी मॉडल वर्ब होती है, उसके बाद मैं कई बार बता चुका हूँ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल इससे देखिए ढंग से जरा। पहला एग्जाम्पल है, अगर आप 90% नंबर लाते, देखो लाते आ गया ना जो मैंने ऊपर बताया था, तो तुम्हें एक पुरस्कार मिलता। ये देखो दोनों ताते ती ये दोनों के लास्ट में आता है, तो अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ठीक है। तो अगर आप 90% अंक लाते तो तुम्हें एक पुरस्कार मिलता। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखो इफ, देखो इफ अगर मतलब इफ यू, आपके लिए यू हो गया, गॉट मतलब प्राप्त करते या लाते 90% मार्क्स, तो यहां तक ये इफ क्लॉज है, ठीक है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब गेट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इफ यू गॉट 90% मार्क्स, ये तुम 90% मार्क्स प्राप्त करते, तो यू वुड गेट अ प्राइज, तो आप एक पुरस्कार प्राप्त कर लेते, ठीक है, आपको एक पुरस्कार मिलता। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे जो आपको हिंदी में ऐसा दिखता है कि ऐसा होता तो वैसा होता, उसको आप इसके आधार पे बनाएंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इफ आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट क्लॉज है, कॉमा लग गया। दूसरी क्लॉज में देखो यू सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड आ गया, फिर गेट की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देखो यहाँ गॉट है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया प्राइस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर मैं जाता तो उससे जरूर मिलता। अब देखो दोनों के लास्ट में क्या है, ता ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जाता तो आप समझ जाइए सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, तो उससे जरूर मिलता, तो किस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो इफ आई वेंट, जाने के लिए गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में किसकी सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इफ आई वेंट, यदि मैं जाता, कॉमा दूसरी क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे मिलता, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर वह घर पर होता, देखो यहाँ पे भी तातेती आ गया, तो आपसे मिलने जरूर आता, यहाँ पे भी देखिए। तो हिंदी में आपको ये देखना है, अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है या आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हो, तो आपको इसको कैसे बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। तो इफ ही वर एट होम, यदि वो घर पर होता, तो ही वुड डेफिनेटली केम टू सी यू, तो वो आपसे मिलने जरूर आता है। यहाँ पे टू सी का मतलब मिलना है, देखना नहीं है, ठीक है। तो ही वुड कम, हाँ यहाँ पे सॉरी ये कम है, ही वुड डेफिनेटली कम टू सी यू, वो निश्चित तौर पे आपसे मिलने आता। अब चलते हैं जो नेक्स्ट यूज है सिंपल पास्ट टेंस का, कंडीशनल वाला। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा भी बाद में कभी देख सकते हैं। 11th यूज है सिंपल पास्ट टेंस का, और वो है विश, इच्छा एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के पास्ट टेंस से प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अब देखो पास्ट टेंस हमें प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बता रहा हूँ, टेंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। टेंस तो पास है, लेकिन टाइम कौन सा बता रहा हूँ, प्रेजेंट या फ्यूचर। अब उदाहरण से देखते हैं, और वो कहाँ पे दिखाता है, जहाँ पे विश, इच्छा प्रकट करने की बात होती है। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करने वाली बात होती है, जहां पे हम अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी विश को एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन वो टाइम बताता है हमें प्रेजेंट। अब देखो कैसे बताता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। काश में एक राजा होता। अब आप कल्पना तो कर रहे हैं कि क्या होते, राजा होते, लेकिन कल्पना कब कर रहे हैं आप, आज कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम प्रेजेंट का है और टेंस कौन सा है, पास्ट का। तो आपको इस तरह के सेंटेंस जहां पे आप काश ऐसा होता, काश वैसा होता, एक कल्पना कर रहे हैं, एक अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, तो वहां पे आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आई विश, मैं कल्पना, मैं कामना करता हूँ, आई विश मतलब काश ऐसा होता, ये भी होता है इसका मतलब। तो आई विश का मतलब काश है यहाँ पे, ठीक है। आई वर अ किंग, तो आई विश, आई वर अ किंग, आई के साथ वैसे वॉज का यूज होता है, लेकिन जो विश वाले सेंटेंस होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें आई के साथ वर आता है। तो आई विश, मैं कामना करता हूं कि आई वर अ किंग, मैं एक राजा होता।
तो आई के साथ वर आता है जहां पे क्या होती है, कोई विश प्रकट की जा रही होती है, वहां पे आई के साथ हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर आ जाता है। काश मैं उसे जानता, आप किसी को जानते तो नहीं हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि काश मैं उसे जानता, तो आई विश का मतलब काश आई न्यू हिम, कि आई न्यू हिम, नो की सेकेंड फॉर्म है कि मैं उसको जानता। नेक्स्ट देखते हैं और डिटेल में और समझते हैं। अब ये भी उसका एक अगला एग्जाम्पल है, सपोजिशनल है, मतलब कि अगर ऐसा होता, मतलब जहाँ पे एक विश होती है या आप कोई ऐसी बात बोलते हैं कि भाई ऐसा लग रहा था या वैसा लग रहा था, ठीक है, तो देखो वह ऐसे बातें कर रहा था मानो कि वह मेरा बॉस हो, ठीक है। तो मानो कि जहाँ पे एज इफ का भी यूज होता है, मानो कि के लिए इंग्लिश में होता है एज इफ, तो एज इफ का मतलब होता है मानो कि। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वहां पे भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, लेकिन टाइम कौन सा बताता है, वो प्रेजेंट। आप बात तो प्रेजेंट में कर रहे हैं ना कि ऐसा हो रहा था, तो ये देखिए। और यहाँ पे भी क्या होता है, एज इफ से अगर सेंटेंस शुरू है, आई विश से सेंटेंस शुरू है, इफ से सेंटेंस शुरू है, तो वो अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर आता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ही वॉज टॉकिंग लाइक, वो ऐसे बात कर रहा था, एज इफ मतलब मानो कि ही वर माई बॉस, वो मेरा बॉस हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, काश मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता। अब आप हो तो सकते नहीं, एक कल्पना कर रहे हैं, आप एक इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग योर विश। तो जहाँ पे भी विश प्रकट करते हैं वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, लेकिन टाइम कौन सा होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर का भी टाइम हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है कि आप अभी चाह रहे हैं या आप 2 साल बाद के लिए बोल रहे हैं। तो आई विश, मैं कामना करता हूँ, या मैं काश ऐसा होता, क्या होता, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर होता। आगे देखते हैं, और अब है रूल नंबर 12 अबाउट द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस के संबंध में। जो इसका 12वां रूल है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्पोकन इंग्लिश में। और जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई अपने बुक को पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आप इसको डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं टेंसेस को, ठीक है। यदि पास्ट में, यहाँ पे में होना था, कोई कार्य हो रहा हो, यहाँ पे आप में लिख देना, ठीक है, यहाँ पे होगा में, तो क्या होगा में। यदि पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी बीच में कोई दूसरा कार्य हो, एक काम हो रहा है, ठीक है, जैसे क्या हो रहा था कि ही वॉज रनिंग, वो काम हो रहा था पास्ट में, ठीक है, उसी बीच में कोई दूसरा काम हो गया, तो आई सॉ हिम, मैंने उसको देख लिया, ठीक है। तो हो रहे कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूअस जो काम जारी है उसके लिए हमेशा आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, तथा उसी बीच होने वाले के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो उस बीच में जो काम हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेना, और एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 2 काम अगर पास्ट में हो रहे हैं, एक काम हो रहा था, ठीक है, और दूसरा उसी बीच में हुआ, तो उसके लिए क्या क्या करना है, जो हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो उस बीच में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं पढ़ रहा था, अब देखो ये काम हो रहा था, रही थी, तो आप समझ गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसी समय क्या हुआ, मेरा दोस्त आ गया। तो जो काम उसी दौरान हुआ, मेरी पढ़ाई के दौरान जो काम हो रहा था, पढ़ाई का काम हो रहा था, उसी बीच में क्या हो गया, ये वाला काम हो गया, किसी के आने का, दोस्त के आने का काम हो गया। तो जो हो रहा था उसको बनाना है कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो उसी बीच में हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाता है। कैसे बनाना है, देखो, जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वॉज स्टडीइंग, ठीक है। देखो स्टडी और रीड दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन स्टडी का मतलब होता है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं। और रीड का मतलब है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या ऐसी टेम्पररी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन आई वॉज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, माई फ्रेंड केम, तो ये आई वॉज स्टडीइंग, वॉज और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और सिंपल पास्ट टेंस, माई फ्रेंड सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो माई फ्रेंड केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 2 काम हो रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा था और ये उसी बीच में हुआ, इसको बनाया पास्ट कंटिन्यूअस में और इसको बनाया
सिंपल पास्ट में। तो ये रूल है, ठीक है। अगर आप गलत बनाओगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब उसके पति आए वह खाना बना रही थी। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो आपके काम कौन हो रहा था, कौन सा कार्य हो रहा था। तो हो कौन सा कार्य रहा था, खाना बनाने का काम हो रहा था, लेकिन उसी बीच में क्या हो गए, उनके पति आ गए। तो ये काम उस बीच में हुआ है, तो इस काम को हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, और जो जारी था, हो रहा था, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। तो वॉज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी, व्हेन, जब, हर हस्बैंड केम, उसके पति आए। तो हर हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और केम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जब मैं स्कूल जा रहा था मेरे भाई का फोन आया। अब देखो काम कौन सा हो रहा था, ये वाला काम हो रहा था, स्कूल जाने का काम, लेकिन उसी बीच में क्या हो गया, मेरे भाई का फोन आ गया। तो जो काम हो रहा था उसको बनाना है कंटिन्यूअस में, और वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ये मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और मेन सब्जेक्ट की तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे कॉल्ड आना था। चलो, जब मैं स्कूल जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मेरे भाई का फोन आया। तो उस बीच में जो काम हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाए। तो माई ब्रदर्स कॉल केम, मेरे भाई का फोन आया, केम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं। अब हम सीख रहे हैं रूल नंबर 13। थोड़ा जल्दी से समझते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। 13 नंबर रूल क्या है पास्ट टेंस के यूज का, जब पास्ट में दो कार्य हुए हों। देखो अभी भी दो कार्य वाला बताया था, लेकिन उसमें एक काम जारी था और एक उसी के बीच में हुआ। लेकिन जब दो कार्य हुए हों जिनमें एक कार्य पहले हुआ और उसके बाद दूसरा हो, ठीक है, तो तब क्या करना है, पहले समाप्त होने वाले कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हुआ पास्ट में उसको प्रीवियस एक्शन, और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म अगर मिलती है तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है, यही उसकी पहचान है, ठीक है। तो जो काम पहले होगा उसके लिए उसको प्रीवियस एक्शन कहते हैं, और उसके साथ कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम बाद में होगा उसको सब्सीक्वेंट एक्शन कहते हैं। सब्सीक्वेंट का मतलब उत्तरगामी एक्शन कहते हैं, प्रीवियस का मतलब पूर्वगामी एक्शन होता है, ठीक है। और जो सब्सीक्वेंट जो काम बाद में होगा उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वहां पे एक जगह पास्ट कंटिन्यूअस था तो सिंपल पास्ट था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा और सिंपल पास्ट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो काम होंगे, एक पहले होगा एक उसके बाद होगा। तो जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको किस में बनाना है, सिंपल पास्ट में। एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले कौन सा काम हुआ, मरने का काम हो गया था। रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर आया। तो डॉक्टर के आने से पहले के लिए बिफोर का यूज होता है। रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट, तो हम पहले बनाएंगे किसको, यहां से। तो रोगी मर चुका था, जो काम पहले हुआ उसको किस में बनाना था, पास्ट परफेक्ट में, जो अभी आपको ऊपर बताया। तो द पेशेंट हैड, अब पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर मतलब से पहले, किससे पहले, द डॉक्टर केम। अब जो काम बाद में उसका ले सिंपल पास्ट टेंस। तो द डॉक्टर केम क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। एक और एग्जांपल देखते हैं। रोगी के मरने, इसी को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है। तो रोगी बाद के लिए क्या आता है, आफ्टर आता है। तो रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो यहाँ पे आप पहले इसको बनाओगे, डॉक्टर आया। तो डॉक्टर काम बाद में हुआ डॉक्टर के आने का, तो इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। द डॉक्टर केम आफ्टर के बाद, किसके बाद, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और वो है, जब कमला स्टेशन पहुंची ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी। तो यहां पे कौन सा काम पहले हुआ, ट्रेन के जाने का काम पहले हो चुका है, कमला बाद में वहां पे पहुंची।
तो जो काम पहले हुआ उसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी। आपको सबसे पहले उस सेंटेंस का इंग्लिश बनाना है जो बाद में आ रखा है, ठीक है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। वैन मतलब जब, कमला स्टेशन पहुंची। वैन कमला रीच्ड, अब इसको बनाना है किसमें, जो काम बाद में हुआ, सिंपल पास्ट टेंस में, रीच की सेकंड फॉर्म है। वैन कमला रीच्ड द स्टेशन। लेकिन अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, परंतु यदि पहले कार्य के समाप्त होने से पहले, जो पहले कार्य हुआ उसके समाप्त होने से पहले या समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य हो। भाई यहाँ पे तो ये है कि पहले एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो रहा था, फिर दूसरा कार्य हो रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एक काम हो रहा है और उससे साथ साथ दूसरे भी हो जाता है तुरंत शुरू, वो समाप्त तब होता है, ठीक है। कभी कभी ये होता है वो समाप्त होता है तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है। तो वहां पे क्या करना है, दोनों सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभी क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूंगा कि जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर सेना के होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर ने अंदर प्रवेश किया, सारे जवान खड़े हो गए। कहीं मीटिंग चल रही थी आजकल, जैसे कि बॉर्डर पे तनातनी हो रही है, आप देख रहे होंगे। तो जैसे ही, ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही कमांडिंग ऑफिसर अंदर आए, सारे जवान क्या हो गए, खड़े हो गए। स्टूड अप मतलब खड़ा होना। तो एज सुन एज मतलब ज्यों ही, कमांडिंग ऑफिसर मतलब कमांडिंग ऑफिसर सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं, जो कल परसों 15 तारीख को शहीद भी हो चुके हैं, एक हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 20 जवान। एंटर्ड इन, जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर एंटर्ड इन हुए, ऑल द सोल्जर्स स्टूड अप, सारे जो सैनिक थे वो खड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो अंदर आए वैसे वो खड़े भी हो गए। मतलब इसमें काम में डिफरेंस नहीं है, जाने के काम में और खड़े उठने के काम में। हो सकता है जैसे वो जा रहे थे तब तक वो खड़े हो गए, तो जब तक एक काम समाप्त नहीं हुआ तब तक क्या हो गया, दूसरा कार्य शुरू हो गया। तो दोनों को किस में बना रखा है, एंटर्ड सेकंड फॉर्म है और स्टूड अप भी स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म है, दोनों सिंपल पास्ट टेंस में बना रखे हैं। दूसरा देख लीजिए, व्हेन चाइनीज सोल्जर्स अटैक्ड ऑन आवर सोल्जर्स। आपको कैसे पता लगा ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक किया किस पे, इंडियन सोल्जर पे, हमारे सोल्जर पे, आवर सोल्जर्स फाउट बैक देम डेंजरसली, हमारे सैनिकों ने, फाउट बैक का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई की उनके ऊपर। देम मतलब उनके ऊपर क्या की, फाउट बैक का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना या पलटवार किया। डेंजरसली बहुत खतरनाक तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया और लगभग 40-50 उनके भी सैनिक मार डाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब तक उन्होंने अटैक किया ही था, मतलब जैसे ही उन्होंने किया तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। हमारे सैनिकों ने भी तुरंत क्या कर दिया, जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मतलब देर नहीं हुई दूसरे कार्य के होने में। तो तुरंत जब दूसरा कार्य होता है तो दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रेड बटन को दबा के, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल को प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।